आज हम भाषा और उसका स्वरूप और उसके महत्व से संबंधित अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। भाषा भाषा मानव सभ्यता के विकास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। मानव जाति का सारा ज्ञान भाषा के माध्यम से ही विकसित हुआ है। मानव जाति है, उसके पास जो संपूर्ण ज्ञान है वह भाषा के माध्यम से विकसित हुआ है। सृष्टि में केवल मानव ही वाक शक्ति संपन्न प्राणी है और यही उसकी श्रेष्ठता का मानदंड है। मानव वाहे जंगलों में रहता हो या आधुनिक नगरों में, भाषा उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। मनुष्य के पास, मानव के पास अगर कोई सबसे मूल्यवान संपत्ति है तो वह भाषा है। क्यों कि वह चाहे कहीं भी रहे पर भाषा उसकी मूल्यवान संपत्ति है। यह कहना अनुचित न होगा कि किसी समाज की भाषा जितनी अधिक समुन्नत होगी उसकी संस्कृति भी उतनी ही अधिक श्रेष्ठ होगी। भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु कदाचित अत्यधिक परिचय के कारण बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, कदाचित अत्यधिक परिचय के कारण बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं और बहुधा सांस लेने अथवा चलने के समान ही इस सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए सांस लेना और चलना अति आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा का भी हमारे जीवन में अति आवश्यक उपयोग है। इसके अतिरिक्त भाषा के प्रभाव असाधारण है, उसके कारण मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न है। भाषा के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न है, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है और मनुष्य के पास भाषा है। संस्कृत के प्रसिद्ध नीति शास्त्री और व्याकरण आचार्य भर्तृहरि के अनुसार न सोऽपि प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्यते अनविद्युविव ज्ञानम सर्व शब्दे न भासते। अर्थात संसार में ज्ञात कोई ऐसा विषय नहीं है जो शब्द का आश्रय न लेता हो। आचार्य भर्तृहरि के अनुसार वो यह कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जो शब्द का आश्रय न लेता हो। हम कोई भी विषय का अध्ययन करें या किसी भी क्षेत्र की कोई भी चीज़ का अध्ययन करें, उसके पहले हमें भाषा की आवश्यकता होती है। संसार में ज्ञात कोई ऐसा विषय नहीं है जो शब्द का आश्रय न लेता हो। समस्त ज्ञान शब्द से ही उत्पन्न हुआ भाषित होता है। हमारे पास जितना ज्ञान है वह सब शब्द से ही उत्पन्न हुआ ज्ञाना जाता है। कहना न होगा कि यहाँ पर शब्द भाषा का द्योतक है। भाषा का द्योतक है, जैसा कि सर्वज्ञात है। सामान्य व्यवहार में भी चिंतन करने से लेकर भाव या विचार की अभिव्यक्ति तक का सर्वोत्तम माध्यम भाषा ही बनता है। हम जो भी भाव या विचार, चिंतन, किसी भी व्यवहार का अगर हम प्रयोग करना चाहेंगे तो उसमें भाषा का ही माध्यम हम लेंगे। यही कारण है कि मानव जीवन पर भाषा को प्रयुक्त ही नहीं, मानव जीवन भर भाषा को प्रयुक्त ही नहीं करता रहता। नाना ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति और प्रगति भाषा के माध्यम से ही करता चला रहता है। करता है ही नहीं, भाषा के माध्यम से करता ही नहीं रहता, वरन अपनी जीवन यात्रा में सर्वाधिक आश्रय भी भाषा का ही लेता है।
जीवन यात्रा में सर्वाधिक आश्रय भाषा का ही मनुष्य लेता है। इसी से कहा है और जाना तो यह गया है कि वचन में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, अर्थात भाषा के द्वारा लोक यात्रा भी सहज बन जाती है। इस विषय में आचार्य दंडी का यह कथन एकदम सत्य है। इंदुमंत कृष्णम जायते भुवनत्रया यदि शब्दवयम ज्योति संसारम न दीयते, अर्थात यदि संसार में शब्द भाषा रूपी अग्नि का प्रकाश न होता तो त्रिलोक्य अंधकारमय हो जाती। यानी इस दुनिया में अगर भाषा का उपयोग या भाषा की अग्नि का प्रकाश नहीं होता तो ये दुनिया अंधकारमय हो जाती। सामान्यतः लोक जीवन में भाषा शब्द बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ मिलता है। लोक जीवन में भी भाषा शब्द बड़े व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ मिलता है। सभ्य, असभ्य, स्थानीय या प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिक, जातिगत और सामाजिक, धर्मगत, जातिगत और स्थानगत, स्वाभाविक और कृत्रिम, सामाजिक या पारस्परिक और व्यक्तिक, न जाने कितने विशेष भावात्मक प्रकार भाषा के अर्थ को प्रकट करते समय प्रयुक्त किए जाते रहे। भाषा का जो अर्थ प्रकट करते हैं उसमें इतनी चीज़ों का समावेश होता है। सभ्य, असभ्य, स्थानीय या प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिक, जातिगत और सामाजिक, धर्मगत, जातिगत और स्थानगत, स्वाभाविक और कृत्रिम, सामाजिक या पारंपरिक और व्यक्तिक, न जाने कितने विशेष भावात्मक प्रकार भाषा के अर्थ को प्रकट करते समय प्रयुक्त किए जाते रहे। भाषा का जो भी अर्थ प्रकट करना है या उसके अर्थ को समझना है तो उसमें इतने प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ प्रकट किया जाता है। दूसरी ओर भाषा विज्ञान में इसका प्रयोग प्राय संकुचित अर्थ में किया जाता है। संकुचित अर्थ, भाषा विज्ञान में इसका प्रयोग प्राय संकुचित अर्थ में किया जाता है। शास्त्रीय, पारिभाषिक और लक्षणात्मक दृष्टि से इतना अवश्य है कि भाषा में ध्वनि संकेत होते हैं। भाषा में जो होता है वो ध्वनि संकेत होते हैं। रूढ़, परंपरागत और नवीन विभिन्न प्रकार के जितने भाव विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है और विनिमय भी, इनके अर्थ प्राय रूढ़िगत होते हैं, किंतु वर्ग, जाति या समाज विशेष द्वारा निर्मित होने के कारण ये दूसरी भाषा अर्थों से तथा ध्वनि चिन्हों से भी लिया हुआ करते हैं। निश्चितः ये सार्थक होते हैं तथा इनका उच्चारण वर्ण या शब्दों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस भाषा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। भाषा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक व्यापक अर्थ में तथा दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में भाषा जहाँ मनुष्य के चिर संचित ज्ञान, व्यापक अर्थ में भाषा जहाँ मनुष्य के चिर संचित ज्ञान, जो बहुत पुराना से परंपरा के रूप में जो चिर संचित ज्ञान है, अनुभव तथा सभ्यता के विकास का मूलाधार है, सभ्यता का विकास का मूलाधार है, वहीं वह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन भी है जिसके द्वारा मानव अपने इतिहास, साहित्य, विज्ञान आदि अन्य ज्ञानों को उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका प्रसार एवं प्रचार भी करता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने चिर संचित ज्ञान, अनुभव, सभ्यता का विकास जो मूल आधार रहा है,
ऐसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा मानव अपने इतिहास को जानना, साहित्य, विज्ञान आदि अन्य ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संकुचित अर्थ का मुख्य अभिप्राय मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सार्थक ध्वनि समष्टि से है। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सार्थक ध्वनि समष्टि से है संकुचित अर्थ में, अर्थात निरर्थक ध्वनियों या सांकेतिक चिन्हों अथवा इशारों को भाषा वैज्ञानिक अपने अध्ययन का विषय नहीं मानता। देखो, निरर्थक ध्वनियों से कोई मतलब नहीं निकलता है। भाषा वैज्ञानिक सार्थक ध्वनियों के आधार पर ही भाषा का विवेचन करते हैं। निरर्थक ध्वनियाँ तो कितनी भी हो सकती है, शब्द वही है जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। अगर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है तो वो भाषा का शब्द नहीं है। इसीलिए निरर्थक ध्वनियों से भाषा वैज्ञानिक उसका अध्ययन करना नहीं मानते। उनकी दृष्टि में मानव मुख से निःसृत ऐसी सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा कहलाती है जिनका अध्ययन विश्लेषण भी किया जा सके। मुख से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिसके द्वारा मानव परस्पर अपने भाव, विचारों और इच्छाओं को स्वेच्छा से आदान प्रदान कर सके वही भाषा है। यह भाषा का मूल अर्थ है। मूल अर्थ कहें या मूल अवधारणा कहें, भाषा की मूल अवधारणा यह है कि जिसके द्वारा मानव परस्पर अपने भाव, विचारों और इच्छाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान कर सके वही भाषा है। भाषा तथा वाक। अब अपन आ गए भाषा तथा वाक पे। भाषा तथा वाक। सस्युर के पूर्व भाषा तथा वाक का अंतर सामने नहीं आया था। सस्युर एक भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उनके पूर्व सस्युर के पूर्व भाषा तथा वाक का अंतर सामने नहीं आया था। यानी सस्युर के पूर्व भाषा एवं वाक को एक माना जाता होगा। सस्युर ने ही सबसे पहले इन दोनों को अलगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, अलग करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यह उनकी सबसे मौलिक देन थी। सस्युर की मौलिक देन थी कि वाक और भाषा को उन्होंने अलग परिभाषित किया। उनके अनुसार दोनों में अंतर है। अब सस्युर के अनुसार भाषा और वाक में अंतर क्या है? भाषा एक व्यवस्था है जबकि वाक उसका उच्चरित या लिखित व्यक्त रूप है। भाषा एक व्यवस्था है जबकि वाक उसका उच्चरित या लिखित व्यक्त रूप है। ख, भाषा अपने बोलने वाले समाज के मस्तिष्क में होती है। भाषा जो है वो अपने बोलने वाले समाज के मस्तिष्क में होती है जबकि वाक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होता है। भाषा जो समाज में बोलने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है जबकि वाक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होती है कि वो किस वाणी का कैसे उपयोग करे, भाषा का कैसे वो वाक के माध्यम से उपयोग करे। इस प्रकार भाषा सामाजिक है तो वाक व्यक्तिक है। जो भी आपके बोलने की स्टाइल है, शैली है, वो आपकी व्यक्तिगत है लेकिन भाषा सामाजिक है। इससे यूँ भी कहा जा सकता है कि वाक भाषा का व्यक्तिक रूप है। जो वाक है वो भाषा का व्यक्तिक रूप है तो भाषा का वाक सामाजिक रूप है। भाषा का वाक है जो व्यक्तिक रूप है तो भाषा का वाक सामाजिक रूप है। ग, भाषा की सत्ता मानसिक होती है तो वाक की भौतिक होती है।
भाषा की जो सत्ता है, भाषा की सत्ता मानसिक होती है सश्युर के अनुसार, तो वाक की सत्ता भौतिक होती है। भाषा अमूर्त होती है, ठीक है, भाषा अमूर्त होती है तो वाक मूर्त है, बोलने की शैली। कुछ लोगों ने इस प्रसंग में यह भी कहा है कि भाषा वास्तविक नहीं होती है जबकि वाक वास्तविक होती है। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि भाषा जो है वो वास्तविक नहीं होती है जबकि वाक वास्तविक होती है। वस्तुतः सश्युर ने स्पष्टतः कहा है कि दोनों ही वास्तविक होती हैं। हाँ, दोनों की वास्तविकता में अंतर है। सश्युर जी कह रहे, सश्युर महोदय कह रहे हैं, सश्युर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भाषा दोनों ही वास्तविक होती है लेकिन दोनों की वास्तविकता में अंतर है दोनों ही वास्तविक लेकिन उनकी वास्तविकता में अंतर है। दोनों की वास्तविकता में अंतर है, भाषा और उसकी वाक मूर्तता में अंतर है। भाषा की वास्तविकता मस्तिष्क में है तो वाक की भौतिक जगत में है, भौतिक जगत में। सश्युर द्वारा सांकेतिक ये अंतर आगे भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होने वाले नए नए संप्रदायों में किसी न किसी रूप में स्वीकृत हुए हैं। कोपेनहेगन संप्रदाय ने भाषा को भाषा को अमूर्त तथा वाक को मूर्त कहा है। प्राग संप्रदाय ने स्वर्निम की सत्ता भाषा में तथा उपस्वर्निम की सत्ता वाक में मानी। स्वर्निम जो ध्वनि जो अपने अवयवों से निकल के आती है उन्हें स्वर्निम की सत्ता भाषा में तथा उपस्वर्निम की सत्ता वाक में मानी। चॉम्स्की के रूपांतरक संप्रदाय में सामर्थ्य तथा निष्पादन में अंतर की बात की जाती है। कहना न होगा कि पहले का संबंध भाषा से है तो दूसरे का वाक से है। और अंत में इसी प्रसंग में यदि शैली की बात उठाएं तो एक दृष्टि से भाषा तो सामान्य होती है और शैली की सत्ता वाक में होती है। अंत में इस प्रसंग में यदि शैली की बात उठाएं तो एक दृष्टि से भाषा तो सामान्य होती है और शैली की सत्ता वाक में होती है। जो भाषा को लिखित रूप में वाचन करने का जो तरीका है और जो बोलने की जो शैली है वो वाक शैली कही जाती है। शैली की सत्ता वाक में होती है। तो आज हमने भाषा का महत्व और उसके स्वरूप का कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया। हो सकता यह अनुच्छेद कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। भाषा से संबंधित बहुत दिनों के बाद पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाया है, आगे बनाने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी व्यस्तता के कारण यह नहीं हो पाया। ये विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रतियोगिताओं के परीक्षा से संबंधित और विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के योग्य यह पढ़ाई का कंटेंट है। धन्यवाद।